ये जो विजुअल्स आपकी स्क्रीन के सामने आए थे, ये थे कुछ उन इवेंट्स से जहाँ पे जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश और देश के कई और नॉर्थ इंडियन इलाकों में मनुस्मृति, जो एक लिखी हुई बुक है आज से सैकड़ों साल पुरानी, उसकी कृतियों को जला रहे थे। और वो ऐसा कह रहे थे कि अंबेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाया था। और कुछ फ़ोटोज़ देखिए, ये फ़ोटोज़ हैं उन लोगों की जो लगातार औरंगज़ेब को और अकबर को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है कि क्या औरंगज़ेब गलत था या अकबर गलत था या मनुस्मृति सही थी या गलत थी? पर एक सवाल है कि क्या सचमुच में औरंगज़ेब गलत था, अकबर गलत था, या फिर मनुस्मृति में जो बातें हैं वो गलत लिखी हुई हैं, वो हिंदू विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं, या फिर कोई नेता जो है वो दलित का विरोध करता है या ब्राह्मण का विरोध करता है किसी खास बुक के आधार पर? और उसके अलावा पूरे देश में ये जो मनुस्मृति वाला जो पूरा कांड हुआ है, और उसके बाद अगर आप औरंगज़ेब की बात करें तो इन मुद्दों पे किस तरीके से देश पोलराइज्ड है और एक अपर कास्ट लोअर कास्ट की पॉलिटिक्स एक नए रंग में दिख रही है। तो आपको क्या लगता है? इन सब चीज़ों से पहले इस सवाल के रेलेवेंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि क्या मनुस्मृति सही है, क्या अकबर सही थे, क्या अलाउद्दीन खिलजी सही था, क्या बाबर सही था, क्या अशोक सही थे? तो अगर आप इन सवालों को देखें तो इन सब सवालों को मेरा पूछा जाना ही गलत है, क्योंकि मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ। आप तो नज़रिया देख रहे हैं। हम नज़रिया में आपको ये बताने पर कम ज़ोर देते हैं कि चीज़ें सही हैं या गलत हैं। वो डिसीजन आप ले सकते हैं। आप एक इंसान हैं, आपके पास एक प्रबुद्ध दिमाग है, मेरे जितना ही और किसी भी दूसरे इंसान जितना। पर हम आपको वो कुछ फैक्ट्स बताते हैं और चीज़ों को देखने का एक तरीका बताते हैं। तो इन सभी सवालों से जो एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न होता है वो ये है कि कैसे हम जज करें किसी भी हिस्टोरिकल फिगर को। यानी कोई भी ऐतिहासिक जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसको किस तरीके से जज किया जाए। चाहे वो कुरान क्यों ना हो, चाहे वो गीता क्यों ना हो, चाहे वो बाइबल क्यों ना हो, चाहे वो मनुस्मृति क्यों ना हो, चाहे वो कोई राजा क्यों ना हो, चाहे वो कोई मंत्री क्यों ना हो, चाहे वो कोई समाज सुधारक क्यों ना रहा हो। कैसे जज करें उसको किस बेसिस पे जज करें? तो इस एपिसोड में जानते हैं इसी चीज़ के बारे में कि कैसे आकलन करें हम अपने इतिहास का, हमारे भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का और लोगों का, टेक्स्ट बुक्स का आकलन किस आधार पे करें। लेकिन आकलन करने से पहले जो सबसे पहला सवाल हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए वो ये है कि हमें आकलन करना क्यों है। क्योंकि अगर हम आकलन करने का ही कारण नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम आकलन करेंगे क्यों? तो देखिए, मेरा सीधा तौर पे मानना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बेवकूफ़ तो थे नहीं। वो अगर कोई भी परंपरा को निभाते थे या फिर कोई भी काम करते थे तो डेफिनेटली उसके पीछे एक लॉजिक होगा। वो लोग बेवकूफ़ तो थे नहीं। इनफैक्ट कहा जाता है आज की तारीख में जो इस देश में मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे वेद जो है उनमें कई सारे साइंटिफिक चीज़ें दी हुई थी, और किस तरीके से बाकी सारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहते थे कि धरती फ्लैट है और वहीं पे सूरज जो है वो धरती का चक्कर लगाता है। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं कहता था। तो कहीं ना कहीं साइंस को बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है हमारे धर्म से। तो अगर इतने इंटेलिजेंट लोग थे हमारे पूर्वज तो डेफिनेटली उनके हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा ही। तो सबसे पहले तो सवाल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम और आप उस परंपरा से आते हैं जहाँ पे तर्कशास्त्र की परंपरा है, जहाँ पे सवाल पूछने की परंपरा है। अब जब हमने सवाल क्यों पूछना है ये जान लिया है तो अब सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि कैसे जज किया जाए किसी भी ऐतिहासिक फिगर को या फिर हिस्ट्री को हम कैसे देखें। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाऊंगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का, जैसे कि एक मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को आजकल धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है, बट बहुत कम लोग जानते हैं ये धर्म से ज़्यादा एक स्टेट कैसे चलनी चाहिए, एक राज्य व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, उसके ऊपर लिखी गई ये किताब है। अब इस किताब में काफ़ी सारी गलत चीज़ें हैं जो कि आज की तारीख में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको गलत लगेगा। जैसे इस किताब में लिखा है कि जो ब्राह्मण है वो समाज का एक आदर्श होना चाहिए और पूरे समाज को ब्राह्मण के हिसाब से चलना चाहिए, ब्राह्मण जो कहे उसी के हिसाब से चलना चाहिए और ब्राह्मण सबसे महान है समाज में। और आज की तारीख में अगर आप इस बात को उठाकर देखें तो ये बात बिल्कुल इररिलेवेंट है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मनुस्मृति में कोई भी अच्छी बात नहीं लिखी है? क्या मनुस्मृति से हम कुछ नहीं सीख सकते? हमको मनुस्मृति का एक हमें अगर मनुस्मृति के बारे में कोई विचार या राय रखनी है तो उस वक्त हमें सबसे पहले ये हटा देना चाहिए अपने अंदर से कि मैं कौन हूँ। जो मैं की भावना है वहीं कहीं ना कहीं हमें एक प्रिजुडिस देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दलित व्यक्ति इन वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ को देखेगा जो मैंने आपको दिखाई जहाँ मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, और उस पक्ष की बात सुनेगा जहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि इसमें तो दलितों के खिलाफ लिखा है, तो वो अपने मन में एक धारणा बना लेगा कि मनुस्मृति तो पूरी तरह से गलत है।
वहीं अगर कोई ब्राह्मण पक्ष का व्यक्ति उसी वीडियो को देखेगा तो सेम चीज़ उसके केस में अपोजिट होगी। वो ये भावना बना लेगा कि ये लोग जो कर रहे हैं ऐसा, ये लोग गलत हैं। मनुस्मृति तो लिखी गई थी राज्य व्यवस्था के लिए, उसमें कुछ चीज़ें खराब है, ऐसा थोड़ी ना पूरी मनुस्मृति खराब है। और हमें श्रेष्ठ बताया गया तो हम श्रेष्ठ हैं, एक वो भाव भी आता है। तो जब हम इतिहास का आकलन करते हैं तो जो प्रीजुडिस है, वो जो पूर्वाग्रह है, तो जो प्रीजुडिस है यानी पूर्वाग्रह है, उससे हम इतने ज़्यादा ग्रसित हैं कि हम फैक्ट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं और अपनी एक पहले से धारणा बना लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम हिस्ट्री का आकलन करें तो हमें अपने पूर्वाग्रह को और हम क्या हैं उस भावना को ख़त्म कर देना चाहिए। और हमें कोई भी इंसान चाहे जब हिस्ट्री का या फिर पॉलिटिक्स का कोई भी एनेक्डोट सुनाए और ये कह दे कि देखो ये तो परंपरा है, तो हमें उस बात को नहीं मानना चाहिए। हमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए हिस्ट्री का आकलन करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल दूंगा मैं कुरान का। कुरान के हिसाब से आजकल बहुत सारे लोग कुरान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं इसमें बहुत सारी गलत बातें लिखी हुई हैं। तो मैंने पूरी कुरान तो पढ़ी नहीं है, लेकिन कुरान में जो कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पता है जो बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस्ड हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बुरखा के बारे में बात करते हैं, हिजाब के बारे में बात करते हैं, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा भी रहा है देश में कुछ समय पहले तक। तो जब हिजाब की आप बात करते हैं तो लिखा है कुरान में कि औरतों को नसीहत दी गई है कि उन्हें वो हिजाब पहनना चाहिए। तो लिखने वाले लोग मूर्ख नहीं थे, वो अपने समय में कैद थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। अब देखिए, कुरान जो लिखी गई वो लिखी गई सऊदी अरब में, डेजर्ट एरिया में। वहाँ पे भयंकर गर्मी थी, आज से 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, जब एयर कंडीशनर नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी। उस वक्त उनकी नज़र में दुनिया शायद गर्म होगी। मतलब उस वक्त हमारे पास कोई वर्ल्ड मैप तो था नहीं, उस वक्त हमें पता तो था नहीं दुनिया कितनी बड़ी है। तो उनके हिसाब से जो वहाँ के मूलतः लोग थे वो इस्लाम को मानते थे। जो सऊदी अरब और जो मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका है, हम सब जानते हैं वहाँ कितनी गर्मी है। और वहाँ पर अगर महिलाएं बिना अपने सर को ढके, बिना अपने शरीर को अच्छी तरह से ढके अगर बाहर निकलेंगी तो हो सकता है वो गर्मी के कारण बीमार पड़ें। इसीलिए वहाँ पे शायद हिजाब की व्यवस्था लाई गई होगी। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जो घूंघट प्रथा है, घूंघट जिसे हम कहते हैं, वो जो सर के आगे लगाए पहनती हैं औरतें, वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित हैं? वो है राजस्थान में। राजस्थान में आप देखिएगा गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी पड़ती है, औरतें बाहर काम करने जाती हैं, इसीलिए वहाँ पे घूंघट प्रथा है। घूंघट प्रथा इसलिए नहीं है कि आप उसको आप घर के बड़ों के सामने घूंघट पहन के बैठे, नहीं, उसके पीछे एक लॉजिकल चीज़ दी गई होगी कि घूंघट इसलिए पहनना है क्योंकि अगर आप पानी लेने जाइएगा धूप में, चाहे काम करिएगा धूप में बिना घूंघट के, सर को बिना ढके, तो हो सकता है बीमार पड़ जाएं। सेम चीज़ हिजाब के केस में है। हिजाब रिलेवेंट था वहाँ पे, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई आपको केरला में कहे, जहाँ मानसून का मौसम अभी चल रहा है, कि आप हिजाब पहनो, तो वो मूर्खता है। मूर्खता है क्योंकि आप उस जो टेक्स्ट बुक लिखी गई थी आप उसको समझ नहीं पाए हो। तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा लॉजिकल रीजनिंग खोजनी चाहिए। सेम कुरान में एक और चीज़ लिखी है, शराब नहीं पीना है, तो शराब क्यों नहीं पीना है? तो सऊदी अरब का टेम्परेचर 50 डिग्री, उतनी गर्मी में इंसान अगर शराब पिएगा, लगातार पिएगा, तो उसकी मौत होगी, उसकी तबीयत खराब होगी। इसलिए शराब पीना मना है कुरान में। कुरान में लिखा है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, बिल्कुल लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा, उसका भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। जब कुरान लिखी जा रही थी, जब वो समय चल रहा था, तो अगर जो मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका है, अगर आप उसकी पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट था। वहाँ लोग बहुत संख्या में मर रहे थे, लगातार युद्ध हो रहा था, अलग अलग धर्मों के बीच में संघर्ष चल रहा था। उस वक्त जब दुनिया भर की आबादी 800 करोड़ नहीं थी, लोगों की संख्या कम थी, रिसोर्सेज ज़्यादा थे, और तो और लोगों की मौत हो रही थी, उस वक्त के हिसाब से शायद एक बेहतर आबादी, एक ज़्यादा संख्या वाली आबादी ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा बेहतर होती। और 1500 साल पहले वैसा ही लिखा गया कुरान में। लेकिन क्योंकि हमने उस हिस्टोरिकल चीज़ में कोई चेंज नहीं किया या फिर उसको अच्छे से समझने की कोशिश नहीं की, और उसको परंपरा परंपरा कहते कहते हम मानते जा रहे हैं, इसीलिए वो परंपरा आज की तारीख में एक पाखंड बन गई है। सेम चीज़ है हिंदू धर्म के भी केस में। आज की तारीख में जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी प्रथाएं हैं। आज की तारीख में अगर जैसे आप देखें तो हिंदू धर्म के हिसाब से जो महिला होती है वो शादी के बाद पुरुष के घर आती है, और तो और महिला जो है वो सरनेम अपने पति का अडॉप्ट करती है। आज की तारीख में अगर कोई महिला वैसा ना करे तो हम उसे मॉडर्न महिला या फिर वो पढ़ लिख कर बिगड़ गई है ऐसा कहते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने समय से आगे नहीं बढ़ पाए। हम परंपराओं को पाखंड समझ के मानते जा रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये बात आज की तारीख में आपको इररिलेवेंट लगेगी कि नहीं हमारी परंपरा है और ऐसा ही करना चाहिए, नाम बदलना चाहिए और महिला ही शादी करके पुरुष के घर आए। आज की तारीख में मैं आपको इररिलेवेंट लगूंगा।
वैसे ही जैसे 200 साल पहले जो हमारे देश का समाज था, जो बहुसंख्यक आबादी थी हमारे देश की, राजा राम मोहन रॉय इररिलेवेंट लगे थे जब वो सती प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि आज की तारीख में तो हम सब मानेंगे सती प्रथा गलत थी, लेकिन 200 साल पहले लोग उसको सही मानते थे। सती प्रथा का ओरिजिन भी होगा वो राजस्थान के इलाकों से होगा, जहाँ पर युद्ध के बाद महिलाएं जो हैं वो खुद को अग्नि में भस्म कर देती थी। लेकिन उस परंपरा को पाखंड बना दिया हमने, क्योंकि उस परंपरा के पीछे रीज़न था, क्योंकि पुरुषों के मरने के बाद युद्ध में महिलाएं बच जाती थी और उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं होता था, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो आग में कूदती थी और उस प्रथा को जोहर कहते थे। और वो प्रथा उधर से रेलिवेंट है, वहाँ पे रेलिवेंट थी, क्योंकि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अगर कोई औरत कूदे तो वो उसकी मर्जी है, मगर उसको ज़बरदस्ती थोप कर सती प्रथा बनाना वो गलत था। तो हम हिस्ट्री को समझ नहीं पाए, तो हम उस परंपरा को पाखंड बनाकर फॉलो करते गए, मगर आज की तारीख में हम वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेम चीज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दी सरनेम और घर आने वाले, वो बात में भी है। वैसे ही जब हम अपने हिस्टोरिकल फिगर्स को जज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम किसी राजा को जज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम 2023 में क्या सोच रहे हैं, 2023 में इस देश और दुनिया में क्या चल रहा है, इसके हिसाब से हम उस राजा को जज करते हैं जो आज से 500 साल पहले हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक बहुत शानदार शासक था, तो आप लोग शायद मेरे मुंह पे फिर से वो गीला जूता उठाकर मारें। लेकिन उस जूते को गीला करने से पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान में जब राज कर रहा था, उस वक्त वो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था। वो पीरियड था जब दुनिया भर में या फिर पूरे देश में जो धर्म के नाम पर एक दूसरे लोगों को काटना या फिर मारना वो बहुत कॉमन चीज़ थी। तो उस दौर में अगर अलाउद्दीन ऐसा कर रहा था तो वो उस दौर के हिसाब से, उस दौर के लोगों के हिसाब से गलत नहीं था। उस दौर में मानसिकता थी वो गलत था, किसी को भी मारना गलत है। मगर अलाउद्दीन खिलजी का उस दौर में दिल्ली सल्तनत के पीरियड में एक मुसलमान होते हुए हिंदुओं को सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करना कोई बहुत ही अनकॉमन बात नहीं थी। वो गलत था, डेफिनेटली गलत था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अलाउद्दीन का वो करना ये बताता है कि अलाउद्दीन भी अपने समय से आगे नहीं सोच पाया, वो नाकाम रहा अपने समय से आगे सोचने में और कुशल शासक बनने में। लेकिन अगर आप दिल्ली सल्तनत का जो पूरा 300 साल का पीरियड है, उस पीरियड को देखेंगे तो जो सबसे शानदार शासनकाल था वो अलाउद्दीन खिलजी का ही था। उसके समय में महंगाई जितनी कम थी, उसके समय में एग्रीकल्चर व्यवस्था अच्छी थी जितनी, उसके समय में क्राइम जितना कम था, उसके वक्त में जितना ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर था, उतना शायद ही पूरे दिल्ली सल्तनत के 300-350 सालों में किसी और व्यक्ति के पीरियड में हुआ हो। तो इसके लिए तो उसे प्रेज़ करना चाहिए। हाँ, उसने बार बार जिस तरीके से हिंदुओं का परसिक्यूशन किया, मंदिर तोड़वाए और उसके अलावा जो तमाम गलत चीज़ें उसने की, उसके बारे में उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए आप। तो उसका आकलन जब आप करेंगे तो आप ये देखिए वो किस समय में था, उसका परिवेश क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उस राजा का क्या, उसके आसपास के लोग, उस राजा के आसपास के लोग कौन हैं, वो किस तरीके की संगति में है। इसीलिए अकबर को महान कहा जाता है। क्यों अकबर क्यों महान है? अकबर इसलिए थोड़ी महान है कि वो बहुत अच्छा शासक था। अकबर इसलिए महान है, अकबर जब 1556 में राजा बना हिंदुस्तान का, दिल्ली के तख्त पर बैठा, उस वक्त जो हिंदूज़ को सेकेंड क्लास की सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, उस व्यवस्था को उसने ख़त्म किया। वो हिंदूज़ को एज इक्वल ट्रीट करता था। हम सब जानते हैं कि मान सिंह, राजा तोडरमल, बिरबल, इनकी क्या अहमियत थी उसके दरबार में। तो अकबर उस चीज़ को क्योंकि ख़त्म कर पाया, अकबर अपने समय से आगे बढ़ पाया, अपने समय से आगे की सोच पाया, इसीलिए अकबर अच्छा था, इसलिए अकबर को महान कहा जाता है। अकबर 2023 के हिसाब से महान थोड़ी है। अगर कोई कहता है अकबर द ग्रेट, आजकल बहुत ज़्यादा आपत्ति होती है कि अकबर को द ग्रेट कैसे कह दिया। तो अकबर वॉज ग्रेट बिकॉज अकबर वॉज ग्रेट इन 19th सेंचुरी। अशोका द ग्रेट हम कहते हैं। और हम सब जानते हैं किस तरीके से अशोका ने कलिंग में न जाने कितने ही लोगों को मार दिया सिर्फ उसको कॉन्कर करने के लिए। तो वो गलत था, आज के हिसाब से गलत था, बट अशोका वॉज ग्रेट ड्यूरिंग हिज टाइम। तो कोई भी चीज़ जब हम किसी राजा के साथ ग्रेट कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर तो करता हिंसा ही था ना, वो आता था, युद्ध लड़ता था, जीतता था, लोगों को मारता था। आज के समय में गलत है, आज के समय में कोई भी युद्ध लड़े तो हमसे गलत बोल देते हैं, मगर अलेक्जेंडर को हमेशा अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, सिकंदर महान कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी के हिसाब से युद्ध जीतना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो सिकंदर करता था, इसलिए वो ग्रेट था। अशोका द ग्रेट था क्योंकि वो एक कॉन्करर थे। उस वक्त कॉन्कर करना समाज में एक अच्छी चीज़ समझी जाती थी। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। जब भी हम अपने हिस्टोरिकल फिगर्स को देखें
तो उनको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए। ये तो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हो गए, कुछ रिलीजियस एग्जांपल्स हो गए। अब मैं कुछ आपको पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ। जो 1950s और 1960s का दौर था, उस वक्त इस देश में जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जो मिनिस्ट्री थी और जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे, जिनका नियंत्रण था ऑल इंडिया रेडियो जैसी चीज़ों पर, वो कहीं ना कहीं फिल्मी गानों को बहुत ज़्यादा गलत मानते थे, जिसके कारण जो ऑल इंडिया रेडियो है उस पर फिल्मी गाने नहीं सुनाए जाते थे। उसके अलावा वो जो फिल्म है, म्यूज़िक है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं करती है। मगर मैं आपको आज की तारीख में 2023 के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं जो मैंने लिए हैं। इन पिक्चर्स को अच्छी तरह से देखिए। ये पिक्चर्स हैं कुछ पॉडकास्ट की, जहाँ पर इस देश के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वहाँ पर वो अपने विचार रख रहे हैं। और ये पॉडकास्ट करने वाले कौन हैं? इन्फ्लुएंसर्स, जो बिल्कुल एक नई जमात है। मतलब इन्फ्लुएंसर एक ऐसा शब्द है जो अगर आपके और मेरे सामने कोई 2 साल पहले लेता तो हम ये समझते कि अच्छा, इन्फ्लुएंसर मतलब कोई इन्फ्लुएंस करने वाला, तो शायद कोई समाज सुधारक की बात हो रही होगी। शायद अगला नाम वो जो ले वो राजा राम मोहन रॉय कर ले, या सर सैयद अहमद खान कर ले, गांधी वांधी कर ले। मगर आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर सुनते ही ये आता है दिमाग में। तो इन्फ्लुएंसर जो है उसके साथ आज गवर्नमेंट किस तरह से एसोसिएट कर रही है। 50s 60s में गलत था, आज की तारीख में उसी फिल्मी गाने और फिल्म से भी आगे हम बढ़ गए। आज की तारीख में हम डिजिटल युग से कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉलिटिकली देखिए, पॉलिटिशियंस किस तरीके से बदले। उसी तरीके से महिलाओं के मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति होती है, पहले महिलाओं को राजनीति में स्टेक बिल्कुल नहीं मिलता था, मगर आज की तारीख में राजनीति में उनकी स्थिति काफ़ी सुधरी है पहले से। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में उनकी रिलेवेंस ज़्यादा है। तो हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली आप कैसे भी देखें तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर हम जब हिस्ट्री को देखेंगे तो हम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे हिस्ट्री के हिसाब से। अगर आपको अकबर को एनालाइज करना है तो आप 21st सेंचुरी में रह के नहीं एनालाइज कर सकते। आपको अकबर को एनालाइज करने के लिए 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। अगर आपको मनुस्मृति को रियलाइज़ करना है तो आपको उस समय में जाना पड़ेगा। अगर आपको अशोक को एनालाइज करना है तो आपको उसके समय में जाना पड़ेगा और उस आधार पे एनालाइज करना पड़ेगा। आपको सीमित ज्ञान, जो अधजल गगड़ी है, वो कहा जाता है अक्सर कि अधजल गगड़ी छलकत जावे, तो वो हाल हमें नहीं करना है। हमें तार्किक रूप से सोचना है, हमें कंडेम करना है लोगों को जहाँ वो गलत है। हमें जो परंपराएं गलत है उनको साइडलाइन करना है। और एक चीज़ हमेशा करनी है कि कोई हमें ये बता दे कि ऐसा होता आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। होता आ रहा होगा तो आपके पूर्वज हो सकता है मूर्ख होंगे, मेरे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। मेरे पूर्वज बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। देवर मैवरिक, देवर ब्रिलियंट, देवर इनफैक्ट इंटेलिजेंट। हो सकता है मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो मेरे पूर्वज, क्योंकि जिस तरीके का इतिहास रहा है हमारा, खासकर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, इनफैक्ट 500-400 साल पहले तक इस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की, मगर उस वक्त तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी पावरफुल थी जितना कोई जानता भी नहीं था पूरी दुनिया में। तो वो पूर्वज जो हमारे थे वो मूर्ख नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तर्कशास्त्र की परंपरा है, सवाल पूछने की परंपरा है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हिस्ट्री को देखते हैं। और परंपराओं को हमेशा एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये परंपरा आज के हिसाब से रेलिवेंट है, क्या ये जो प्रथा है, क्या ये जो रिचुअल है, ये आज के हिसाब से रेलेवेंट है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ परंपराएं जो हैं वो हमारे समाज को बांध के रखती हैं, समाज में एकजुटता का भाव लाती हैं, मगर उनको मॉडिफाई किया जा सकता है ना समय समय पर। क्योंकि आप चीज़ों को अगर इवॉल्व नहीं करेंगे, हिस्ट्री को इवॉल्व नहीं करेंगे, हिस्ट्री को देखने का एक नया नज़रिया नहीं डेवलप करेंगे, तो फिर कैसे होगा। तो इस एपिसोड के ज़रिए मैंने आपको कोशिश की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और जो हमारे रिलीजियस चीज़ें हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको जब हम एनालाइज करें तो उनको कैसे देखें, कैसे ये समझें कि ये इंसान सही है या गलत है, कैसे हम पूर्वाग्रह ना बनाएं उसके बारे में, कोई प्रीजुडिस पहले से ना बना लें कि ये इंसान तो ऐसा ही है। उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की। हमारे इतिहास को देखने का इस एपिसोड के ज़रिए मैंने आपको एक नया नज़रिया देने की कोशिश की। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, अगर आप इस एपिसोड को अभी तक देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी आऊँगा ऐसे ही और एपिसोड्स लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।